नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम जो भी फॉर्म भरना पड़ता है उस फॉर्म को, यानी तमाम जितने भी एग्जाम, चाहे लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की बात करें, एलडीसी की बात करें या पटवारी की बात करें, जो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिस भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उन तमाम कैंडिडेटों के लिए फॉर्म आवश्यक है। और जब भी 2 गुना के लिए या सिंगल जो मेरिट निकलती है या फाइनल सिलेक्शन होता है, उनसे पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये फॉर्म आपको भरना पड़ता है। तो तमाम कैंडिडेटों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि जो फॉर्म है आपका सही तरीके से किस प्रकार से भरना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी और यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो मैं करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करने वाले, लंबा वीडियो बन सकता है थोड़ा, तो धैर्य के साथ आप वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि कोई भी एग्जाम है जो अधीनस्थ चयन बोर्ड के माध्यम से एग्जाम देके क्वालिफाई हुआ है तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे 100 रुपये का जो भारतीय पोस्ट ऑर्डर है वो आप लोग को लगाना होता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपके एक एक चीज़ पहले थोड़ा नोट डाउन कर देते हैं, उसके बाद में कंप्लीट चीज़ प्रूफ विथ प्रूफ आप लोग को दिखाई जाएगी, ठीक है। आवेदन भरने से पहले कुछ निर्देश दिए गए, आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ लिया है लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है वैसे भी। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट है प्रमाण पत्र कौन कौन से आपको आवश्यक होंगे। अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। उसके बाद में फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, आवश्यक व अवांछनीय प्रमाण पत्रों की स्व प्रवृत्ति यानी स्व प्रमाणित प्रतिलिपि, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाते हो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सारे साथ में ले जाना है, लेकिन अगर जीरोक्स किसी भी डॉक्यूमेंट की करते हो उसके ऊपर सिग्नेचर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सिग्नेचर आपको करने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। जो भी जितने भी सेट बनाते हो सब सेट के ऊपर, सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता, आयु, आचरण, जाति, निःशक्ता, विवाहित स्थिति, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है उन सबको आपको लगाना है। आवेदन के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी की नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार की प्रार्थना पत्र विचार किया जाएगा। या प्रमाण पत्रों की स्वहस्त लिखित प्रतिलिपि के अनुसार निम्न प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने हैं। कौन कौन से जो प्रमाण पत्र है वो आपको इसके साथ भेजने हैं वो आप लोग को थोड़ा सा देखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है योग्यता प्रमाण पत्र। आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता अंक तालिका के साथ प्रमाण पत्रों का जो स्वहस्ताक्षर यानी जो सिग्नेचर करके आप लोग को भेजनी है, ठीक है। यदि आवेदन पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें, अन्यथा प्रधान से प्रपत्र 3 लेके आप प्रमाणित करवा कर संलग्न करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया लेकिन आपने एग्जाम दे दिया है तो इसका जो फॉर्म भरेंगे, हम नीचे फॉर्म भरेंगे तो उसमें एक कॉलम आएगा, उस कॉलम को पूर्ण रूप से भरना है, ये चीज़ बताई गई है इसमें, ठीक है। जब भी वो फॉर्म आएगा तब मैं आप लोग को बता देता हूँ हमने कौन से पॉइंट 3 नंबर पॉइंट के अंदर बात करी थी, ठीक है। आयु प्रमाण पत्र कौन से कहाँ का बनाना है या किस प्रकार से बनाना है, लास्ट डेट क्या होगी वो आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। आयु से संबंधित जो नियम व शर्तें हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हो आराम से। आचरण संबंधित जो प्रमाण पत्र है, आचरण संबंधित ये महत्वपूर्ण है। आचरण मतलब आवश्यकता अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र को सत्यापित प्रतिलिपि के साथ यहाँ पे भरना है। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करी जा रही है यहाँ पे कि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो अंतिम आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्राप्त किए वहाँ से आपको उस कॉलेज से, स्कूल से, जहाँ से भी किया आपने, प्राइवेट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से या स्कूल से, जो भी जहाँ से आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए यानी अंतिम जो शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट किए वहाँ का एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। स्थायी राज्य कर्मचारी चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। स्थायी राज्य कर्मचारी है उसको चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बदले में स्थायी राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त है। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो और अभी दूसरी जॉब लगी है आपकी तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, इसमें स्पष्ट रूप लिखा है। लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो उस डिपार्टमेंट का जो ऑथराइज अधिकारी होता है उससे आपको लिखवाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ठीक है, स्थायी कर्मचारी हूँ और यहाँ पे जॉब करता हूँ, ये चीज़ आपको लिखवानी पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी विस्तृत रूप से लिखा हुआ है कि जाति आवेदन राजस्थान के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के जो प्रमाण पत्र है स्वरूप निर्धारित प्रपत्र के रूप में आपको भेजना होगा। ठीक है, ये चीज देख ली। उसके बाद में आवेदन जो ये करना है अपने को, यानी पूरा जो फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है, ये चीज़ों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो अपने पास से आवेदन शुल्क करने के लिए यानी 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर वो आप लोग को दिखा देता हूँ वो किस प्रकार से भरना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है और सबसे पॉइंट वाली चीज़ ये है कि आपको आवेदन जो पोस्टल ऑर्डर है वो किस प्रकार से भरना है और क्या उसके अंदर भरना है। ठीक है, तो चलिए पोस्टल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पोस्ट ऑर्डर है और इस पोस्टल ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, राजस्थान कर्मचारी चयन सचिव, सचिव नाम लिखिए, उसके नीचे लिखना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिखना है। महत्वपूर्ण चीजें आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी है उसका सिग्नेचर करना है। यहाँ पे जयपुर देखिए एट द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आपको जब भी जयपुर जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए उसके नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आपको लिखना है। तो इस चीज़ को आप खाली भी छोड़ सकते हो एक बार के लिए, जहाँ पे भी ऑफिस में जाते हो वहाँ पे आप जाके इसका नाम लिख सकते हो, नज़दीकी आपको पता नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है थोड़ा सा एड्रेस, यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हो, अपने पिता का नाम लिखना है, उसके बाद में गाँव का नाम लिखना है, तहसील का नाम लिखना है, जिला लिखना है और राजस्थान लिख देना है और नीचे पिन कोड लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस साइड में, यहाँ पे जो ये पोस्ट ऑर्डर दिख रहा है इसके पास में एक रसीद भी आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा छोटी सी रसीद मिलेगी। तो उस रसीद को अपने पास में रखने हैं। और जो ये नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे पोस्टल ऑर्डर नंबर है, ये आपके महत्वपूर्ण है, काम की चीज़ है। ठीक है, इसको क्या करना है, जब भी फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के अंदर मांगा जाएगा, तो ये जो पोस्टल ऑर्डर नंबर है ये आप लोग को एक तरफ लिख के रख देना है या फिर इस पोस्टल ऑर्डर के पास में रखना है। तो पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। देखिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है ये हमारे पास फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, कैसे भरना है, पूरी जानकारी धैर्य के साथ सुने, ताकि थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है लेकिन इस फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करनी है, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के इसको सुन सकते हो आराम से, जिसको जल्दबाजी है वो स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको अवश्य लगाना है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि किस नाम से कहाँ पे कौन सा नाम लिखना है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एक नंबर चीज ये होगी। सेकंड नंबर है आवेदन द्वारा 2 प्रतिलिपियों में भरा जाना चाहिए, यानी इसी प्रकार के आवेदक है वो क्या करें 2 प्रतिलिपियों में भरे, यानी 2 या 3 प्रतिलिपियों में आप भर सकते हो। 2 में मांगा गया है लेकिन 3 में आप लोग 3 प्रिंट निकाल के इसका और ओरिजिनल 3 भर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो पोस्टल ऑर्डर है वो सिर्फ एक ही लगेगा 100 रुपये का। ठीक है, एक लगाना है, नहीं कि 3 लगाने हैं। ठीक है, लेकिन आवेदन है वो जो ये प्रिंट है ये प्रिंट आपको 3 सेट बनाने हैं। ठीक है, आवेदन का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो, यहाँ पे आपको फोटो लगानी है A4 साइज, जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो फोटो लगानी है और उस फोटो के ऊपर ऐसे आपको सिग्नेचर कर देना, आधा फोटो के नीचे होना चाहिए, आधा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर जो भी आपके रोल नंबर थे वो लिख सकते हो। आवेदन पर ऑनलाइन आवेदन क्रमांक यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे आपके वो लिख सकते हो। यहाँ पे मेरिट क्रमांक आपके नहीं है अभी तक आपके पास, तो इस प्रकार से कांटा लगा दे सकते हो, क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर मैंने आप लोग को बताया था, नीचे पोस्टल ऑर्डर के नीचे नंबर लिखे हुए थे, उन नंबरों को आपको लिखना था। उसके बाद में जो विज्ञापन संख्या है वो आप लोग को लिखनी थी, विज्ञापन संख्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों विज्ञापन संख्या लिखनी है कि कौन सी विज्ञापन, जो हमारी विज्ञप्ति निकली थी ना, जो भी वैकेंसी की विज्ञप्ति निकली थी उसकी यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखना है। 2021 है, 8/2021 या जो भी हो। उसके बाद में जो पद कोड अगर है हमारा तो लिखना है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके बाद में पद का नाम यानी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट, जो भी आपका पद है, पशुधन सहायक है, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट है, LDC है, या कोई भी पद हो, पटवारी है, ग्राम सेवक है, ग्राम विकास अधिकारी है, जो भी पद हो यहाँ पे पद का नाम लिख सकते हो। ठीक है, विभाग का नाम, किस विभाग के, मान लीजिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, या होम डिपार्टमेंट है, या कोई भी डिपार्टमेंट है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सामान्य, अगर कैटेगरी आरक्षण की बात करते हैं, कैटेगरीज की बात करते हैं, तो सामान्य है तो सामान्य में टिक लगाना है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो यहाँ पे लगाना है, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पे लगाना है, अति पिछड़ा वर्ग है तो यहाँ पे लगाना है, अनुसूचित जाति है तो यहाँ पे लगाना है। इस प्रकार से जिस कैटेगरीज में आप हो
या जिस कैटेगरीज में आप नहीं हो उसमें आपको, जिसमें आप हो वहाँ पे टिक लगा, मान लीजिए सामान्य में हो तो टिक लगा दिया, बाकी में आपको क्रॉस करना है, ठीक है, बाकी में आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है, ये चीज़ दिखनी है। अगर 12 जिले के हो और किशनगंज या शाहबाद तहसील के शहरिया के हो तो यहाँ पे तहसील के हो तो आप लोग यहाँ पे भी टिक लगा सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के आधार पर आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों मूल निवास की बात करते हैं, तो मूल निवास की बात करें यहाँ पे मूल निवास, राज्य का नाम यहाँ पे आपको राजस्थान लिखना है, जिला जो भी आपका जिला है वो लिखना है, तहसील लिखनी है आपकी जो भी है, यहाँ पे आपका गांव का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था उसका राज्य का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है, यहाँ पे तहसील का नाम लिखना है। उसके बाद में जो आपका गांव है जिस स्थान पे आपका हुआ है, जो छोटे से छोटा गांव या कस्बा जो भी मोहल्ला है उसको आपको लिखना है, ठीक है। अतिरिक्त विशेष आवेदक संबंधी कॉलम में हाँ अंकित करें या फिर क्रॉस का चिन्ह लगाए, ठीक है, नीचे वाले के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूर्ण रूप से सही और सटीक तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है ताकि किसी भी प्रकार की जो गलती होने की संभावना है वो 0% हो जाए। अगर महिला है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है महिला है, अगर अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है, कनिष्ठ या फिर दृष्टिहीन है तो आप लोग यहाँ तक देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लगा है 3-4 कॉलम महिलाओं के लिए। अगर मान लीजिए अविवाहित है तो अविवाहित कर दिया, उसके बाद में सबको क्रॉस कर दिया, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो भी आपकी है कैटेगरी है वो आप लोग भर सकते हो। विवाहित है तो विवाहिता के नीचे यहाँ पे क्रॉस सिंगल राइट का चिन्ह लगा दिया, बाकी में क्रॉस कर दिया, ठीक है। सब में जो आपकी कैटेगरी है उसमें राइट का चिन्ह लगाना है, बाकी में क्रॉस लगाना है, ठीक है। अब मान लीजिए विशेष योग्यजन है तो आपकी दृष्टि नहीं है तो आप लोग क्रॉस कर सकते हो, अगर हो तो यहाँ पे राइट का चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोड अंकित किए हैं जो भी है, यहाँ पे अगर भूतपूर्व सैनिक या उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, नहीं हो तो यहाँ पे क्रॉस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे राइट का चिन्ह है। ऐसी जो एनसीसी अगर आपके पास है तो लगाना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। MIDM है तो ठीक है, नहीं तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। राज्य सेवा के कर्मचारी, अगर राज्य सेवा के कर्मचारी हो तो आपको चिन्ह लगाना है राइट का, अदरवाइज आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कैटेगरी आपकी है तो आप लगाना है, अदरवाइज आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। एक एक चीज़ शॉर्ट तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार की गलती यहाँ पे नहीं करनी है। एक वीडियो एक बार देखिए, फिर दोबारा भी देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो, रिवाइज करके भी देख सकते हो, लेकिन गलती नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। मुझे पता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा बनने वाला है क्योंकि 8 से 9 पेज इसके अंदर है, तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा और मैं विस्तृत रूप से जानकारी के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवेदक का नाम, आपका जो नाम है वो आपको पूरा आपका नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम है संजय कुमार, यानी यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है हिंदी में संजय कुमार, ठीक है। और नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल अक्षरों में आपको लिखना है और यहाँ पे श्री संजय कुमार लिखना है, तो श्रीमती है तो श्रीमती, कुमारी है तो कुमारी, ठीक है। जो भी है वहाँ पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। अंग्रेजी में लिखना है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का स्मॉल लेटर आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पे पिताजी का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे माताजी का नाम आपको लिखना है, ठीक है। ये हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लिखना चाहो उसमें लिख सकते हो, लेकिन जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ना कि अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर में यानी आपको लिखना है, ठीक है। आवेदक की जन्म तिथि, यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लिख, विज्ञप्ति के निर्धारित तिथि के अनुसार आपकी आयु, मान लीजिए ये विज्ञप्ति 31 तारीख थी, 31 मार्च के हिसाब से या 31 जनवरी के हिसाब से जो भी आपकी विज्ञप्ति में डेट दी गई है उस डेट के हिसाब से आपकी उम्र निकालनी है। और उम्र क्या होती है क्या नहीं होती है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे 1 जनवरी 2022 के अनुसार निकलेंगे तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बीच में और जो लास्ट डेट है उस डेट के बीच में आपकी उम्र कितनी हो गई है वो आप लोग को लिखनी है, न कि आज की उम्र नहीं लिखनी है। विज्ञप्ति के अंदर जो दर्शाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे उम्र बतानी है, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर जो पॉइंट है, भारतीय या अन्य है तो भारतीय है तो भारतीय, इंडियन यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे लिख सकते हो। वैवाहिक स्थिति की बात करते हैं तो विवाहित है अविवाहित है जो भी सब के सब, या विधवा है विदुर है या पुनर्विवाहित है, जो भी आपका है यहाँ पे टिक लगाइए, अदरवाइज यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। जिस कॉलम में आपको लगता है कि ये मेरे पास इसका एविडेंस है या डॉक्यूमेंट है तो आपको टिक लगाना है, अदरवाइज आपको क्रॉस तो करना ही करना है, खाली नहीं छोड़ना है किसी भी बॉक्स को, ठीक है। 8 नंबर जो पॉइंट है वो विवाहित विवरण, विवाहित होने की स्थिति में अगर विवाहित है तो ये विवरण भरना है, नहीं तो अदरवाइज नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विवाहित होने की स्थिति में यस करना है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करके इसको यहाँ पे क्रॉस करना है, ठीक है। यहाँ पे सब में क्रॉस कर देना है, नो कर दिया तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, यस। यहाँ पे मान लीजिए यस कर दिया है, यस कर दिया तो पति या पत्नी का नाम लिखना है, अगर पति है तो पत्नी का नाम लिखना है, पत्नी है तो पति का नाम लिखना है। विवाह की तिथि, यहाँ पे जो मैरिज सर्टिफिकेट है तो उसकी डेट लिखनी है, विवाह का स्थान कहाँ पे हुआ था ये भी लिखना है, पंजीयन संख्या लिखनी है, ठीक है।
पंजीयन का स्थान कहाँ से आपने पंजीकरण करवाया था वो भी लिखना है, और पंजीयन जो अधिकारी होता है किसने किया था, यानी एसडीएम ने किया था या तहसीलदार ने किया था या जिला मजिस्ट्रेट ने किया था या किसने किया था, ये चीज़ आप लोग को जो प्रमाण पत्र होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप चेक करके लिख भी सकते हो। ठीक है, 9 नंबर जो पॉइंट है उसमें क्या होगा, संतान विवरण। आपकी जो विवाहित हुआ है तो आपकी अगर संतान है या पुत्र पुत्री जो भी है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। नो करना है तो नीचे वाले में सब में क्रॉस करना है। ठीक है, ऐसे क्रॉस कर सकते हो, ऐसे क्रॉस कर सकते हो आराम से। ठीक है, अच्छे से। लेकिन अगर यस कर दिया है तो आपके 1 2 3 जो भी संतान है आप यहाँ पे जीवित पुत्र पुत्री का नाम लिख सकते हो, जन्म दिनांक लिख सकते हो, क्रम संख्या 5 6 जो भी है, कितने भी पुत्र पुत्री हैं उनका नाम आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद में कुल संतान संख्या यानी 1/6/2002 से पहले कितनी थी और 1/2/2000 के बाद में 2002 के बाद में कितनी, तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता ये आराम से और अच्छे से लिखना है आपको। पत्र व्यवहार का पता वही लिखना है जो आपका मूल निवास का पता है। मूल निवास वाला पता जैसे गांव का नाम हो गया, तहसील का नाम हो गया, तहसील हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, फिर स्टेट का नाम हो गया, ये लिखिए। और पिन कोड जरूर लिखना है। पिन कोड कहीं भी आ जाए वहाँ पे पिन कोड तो 100% लिखना है। उसके बाद में स्थायी पता जो आपका है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो भी पेज आपका एक अलग अलग पीडीएफ का पेज निकालोगे, जो भी पेज होगा उसके नीचे आपको सिग्नेचर जरूर करनी है। आपके प्रत्येक पेज के नीचे सिग्नेचर करनी है। ठीक है, सिग्नेचर करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता में आपकी क्या है, क्या क्या नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास, परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसका नाम लिखना है, यानी कौन सी की है आपने, तो ये आप लोग को नाम लिखना है। हाई सेकेंडरी या हाई क्लास जो भी है, 10th यहाँ पे लिख दिया, 10th लिख दिया। ठीक है, कुल प्राप्तांक और प्राप्तांक, यहाँ पे ऊपर तो प्राप्तांक लिख दिए, मान लीजिए 370 आ गए, किस में से, 600 में से आ गए, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में प्राप्तों का प्रतिशत कितना है, तो मान लीजिए 67%, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, 67% हो गए। तो श्रेणी वो नहीं है अपने विषय की। कोर्स की अवधि 12 माह। ठीक है, शैक्षणिक विषय की बात करते हैं तो ऑल हो गया, वर्ष की बात करते हैं तो 1 हो गया, श्रेणी या ग्रेड अपने पास है नहीं तो इसमें क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, रोल नंबर आपका जो भी आपका लगा सकते हो। बोर्ड विषय RSMSSB नहीं है, अधीनस्थ चयन बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है अपना अजमेर, वो लगा सकते हो। BSER, ठीक है, BSER, अगर राजस्थान से है तो BSER लगा सकते हो। CBSE बोर्ड के हो तो CBSE लिख सकते हो। ठीक है, जो भी बोर्ड आपका है वो बोर्ड यहाँ पे उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में रोल नंबर, आपको रोल नंबर जो भी है आपका यहाँ पे 10 नंबर कॉलम में लिखना है। इसी प्रकार 12वीं के लिखना है। इसी प्रकार स्नातक आपके पास नहीं है तो इसको क्रॉस करना है। आपके पास अगर किसी भी अलग अलग डिपार्टमेंटली बता रहा हूँ, यहाँ पे स्नातक नहीं है तो स्नातक नहीं लिखना है। उसके बाद में अधिस्नातक यानी MA की है तो MA है तो लिखना है यहाँ पे, जो भी चीज़ है, नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लिख देना है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का यहाँ पे परीक्षा का नाम लिखना है, यानी परीक्षा उत्तीर्ण की किस नाम से की है। ASDP जैसे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है तो ASDP आपको लिखना है, ASDP लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ASDP लिख दिया। उसके बाद में कुल प्राप्तांक मान लीजिए टोटल दोनों सालों के कितने बने हैं आपके, मान लीजिए 700 नंबर बने हैं, कितने में से 1400 में, ये शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, जो भी है दोनों सालों के यहाँ पे आप लिख देना। प्रतिशत जो कितने परसेंटेज बने हैं तो वो आप मान लीजिए कितने भी बन गए, जो भी बने हैं यहाँ पे लिखना है। श्रेणी कौन सी है, A, ग्रेड कौन सी है, A B C D जो भी आई है आपकी यहाँ पे लिख सकते हो। वर्ष कौन सा है तो वर्ष जो भी आएगा वो लिख देना। ऐच्छिक विषय कौन से हैं तो ऑल लिख देना। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्टिव हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कोर्स की अवधि कितनी है तो 2 साल है तो 2 साल लिखनी है, 1 साल है तो 1 साल लिखनी है, 3 साल है तो 3 साल लिखनी है। ठीक है, रोल नंबर यहाँ पे सेकंड ईयर के रोल नंबर या फाइनल के रोल नंबर यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में बोर्ड या विषय, जो भी बोर्ड है, मान लीजिए राजूवास है अपना, राजूवास यूनिवर्सिटी है तो राजूवास बीकानेर लिख दिया, और यहाँ पे रोल नंबर आप सेकंड ईयर के रोल नंबर लिख देना। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में अगर किसी भी कैंडिडेट के लिए इंटर्नशिप लागू है तो इंटर्नशिप का वर्ष, दिनांक, महीना, दिन जो भी है यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए 1 साल की 6 महीने की इंटर्नशिप थी और 6 महीने की 6 वर्ष यहाँ पे 0 कर दिया, 6 महीने की है तो 6 यहाँ पे कर दिया और दिन कर दिया 0, तो 6 महीने की होगी। और अगर मान लीजिए 1 साल की है तो यहाँ पे 1 साल लिख सकते हो, यहाँ पे 1 साल लिख देना, 1 साल लिख देना। और महीना की बात करते हैं तो महीना यहाँ पे हो जाएगा 0, महीना हो जाएगा 0 और दिन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कर दिया। ये चीज़ आपको अच्छे से और सही तरीके से डायरेक्शन के साथ भरनी है और ध्यानपूर्वक भरनी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का विवरण, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का विवरण क्या होगा क्या नहीं होगा, संस्था का नाम कौन सा है। अगर पैरामेडिकल मेडिकल काउंसिल से नर्सिंग काउंसिल की है तो आपको यहाँ पे भरना है, अदरवाइज नहीं भरना है। अगर संस्था का नाम, किस संस्था के माध्यम से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था या फिर ऑनलाइन आपने
नर्सिंग काउंसलिंग के लिए और उनके लिए ही है ज़्यादातर, तो आपके लिए तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं बनना, उसमें क्या क्रॉस करना जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र या विज्ञप्ति के अनुसार आवश्यक जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो आप लोग को लिखने। विभाग का नाम, यहाँ पे विभाग का नाम, संस्था का पंजीकरण संस्था, ठीक है, और जिस पद पर कार्य किया है उस कार्य का, यानी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र या अनुभव की अवधि अगर है तो ठीक है, विशेष विवरण अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सबको क्या करना है, एक बॉक्स में तो क्रॉस का चिन्ह लगाना ही लगाना है। ठीक है, अगर पहले में मान लीजिए आपने इसमें एक्सपीरियंस भरा है तो सेकंड में आपको लगाना है। ठीक है, क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अगर मान लीजिए 2 कंटिन्यू आपने भरे हैं तो थर्ड में लगाना है। जितने में भरे हैं उतने में ठीक है, बाकी जो भी बचता है नीचे वाले में आपको क्रॉस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। उसके बाद में 16 नंबर जो पॉइंट है वो है पद का नाम, अतिरिक्त विस्तृत सूचना। यदि आपके पूर्व की सूचना क्रमांक संख्या 15 में से कार्य किया है या कार्य किया है तो पूरा विवरण नीचे दिखे। अब देखिए दोस्तों, 15 नंबर में अगर आपने यहाँ पे कार्य किया है तो उसकी ही डिटेल देनी है, अदरवाइज वहाँ पे क्रॉस किया है तो यहाँ पे भी क्रॉस करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे अपना जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु में छूट चाहते हैं तो प्रमाण पत्र संबंधित प्रावधान का उल्लेख करते हुए जिसके अंतर्गत आप आयु की सीमा में छूट प्राप्त करने की अधिकारी संलग्न संख्या, यानी कितने नंबर संलग्न संख्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे लिखनी है, और जो भी अधिकारी है उसमें विवरण यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रमांक संख्या वगैरह वगैरह लिख सकते हो। यदि आपके अन्य कोई विशेष योग्य अनुभव, पुरस्कार, पदक विजेता चिन्ह प्राप्त किया है तो इस पद का चयन सहायता को पूर्ण रूप से विवरण दे। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मैंने एक मेडल जीता है, वहाँ से पुरस्कारित किया है, यूनिवर्सिटी ने मुझे पुरस्कारित किया है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप एडिशनल में लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड नंबर जो भी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, यदि आपको किसी भी आयोग द्वारा, बोर्ड द्वारा दंडित या पदच्युत, ब्लैक लिस्ट या वर्जित किया जाता है, यानी आपको कहीं भी एग्जाम देते आपको पकड़ा गया है तो आपको किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी बोर्ड द्वारा निकाला गया है तो इसका विवरण आपको देना है, अदरवाइज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है, नहीं तो आपको कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, उस चीज़ के बाद में आप लोग को यहाँ पे अपना जो, ये देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें नहीं है, शपथ लेता हूँ, यहाँ पे पूरी चीज़ें, यहाँ पे आपके सिग्नेचर करने हैं, जो भी सिग्नेचर हो वो सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे जो आपका गांव है या तहसील है उसका नाम लिख देना है, जिस दिनांक को आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिनांक को दिनांक लिख देना है, ये चीज़ें लिख देना है। ठीक है, लिख के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उसमें क्रम संख्या लगानी है, और क्रम संख्या अगर है तो आप लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, पहले तो 10वीं की मार्कशीट, आप अंक पत्र का मतलब होता है 10वीं की मार्कशीट, यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट की जारी क्रमांक लिखने हैं और दिनांक लिखनी है। यहाँ पे पहले मान लीजिए 1 5 7 3 2 1, यहाँ पे ऊपर आ गया और नीचे दिनांक लिख दी। इसी कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, इसी एक कॉलम की बात कर रहा हूँ। इस कॉलम में पहले तो आपको जारी क्रमांक लिखना है और नीचे की तरफ दिनांक लिख देने हैं। ठीक है, संलग्न संख्या, जो भी आपकी संलग्न संख्या है उसमें आपको लिखना है 1, उसके बाद में सेकंड नंबर पे 2, थर्ड नंबर पे 3 4 5 6, क्रम वाइज, यानी क्रम संख्या लगानी है। ठीक है, यहाँ पे जारी दिनांक लिखनी है, उसके बाद में डेट लिखनी है, इसी बॉक्स में, दोनों चीज़ों में, इस 10वीं की अंक तालिका। अगर उपाधि प्रमाण पत्र यानी जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो सर्टिफिकेट का क्रमांक यहाँ पे लगा सकते हो। अदरवाइज सर्टिफिकेट का क्रमांक आपके पास नहीं है या फिर सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आपको यहाँ पे पहले ऊपर मार्कशीट के नंबर और जारी क्रमांक और दिनांक लिख देनी है। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो पैराग्राफ है या फिर सेकंड जो पंक्ति है, इसी में वो लिखनी है। लेकिन यहाँ पे आपको चेंज करना हो, यहाँ पे 1 लिखना है तो यहाँ पे भी 1 लिखना है, फिर यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, यानी दोनों चीज़ अगर सेम जहाँ पे भी आ जाती है वहाँ पे क्रम संख्या भी एक ही आएगी। मान लीजिए 2 नंबर पे हमने क्या किया, 1 नंबर लिख दिया, फिर 1 नंबर ये लिख दिया। अब 2 नंबर पे यहाँ पे बारियों की लगा दी, फिर बारियों का प्रमाण पत्र और बारियों का सर्टिफिकेट दोनों सेम है, एक ही चीज़ है, एक साथ आया है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में 3 लगाना है। या फिर ऐसे कर दिया कि मान लीजिए 10वीं की मार्कशीट अलग है और सर्टिफिकेट भी अलग है तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, बारियों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है तो 3 नंबर और यहाँ पे भी 3 नंबर, फिर 4 नंबर हो गए। इस प्रकार मतलब मार्कशीट और अगर सर्टिफिकेट आपका सेम है तो यहाँ पे नंबर तो देना है आपको, यहाँ पे नंबर तो जरूर देना है, लेकिन आपको नंबर उसी हिसाब से देना है। अगर सेम है तो एक ही नंबर देना है दोनों कॉलम में, अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग नंबर देने हैं। ठीक है, अब फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। देखिए 10वीं का यहाँ पे जारी दिनांक लिखनी है, क्रमांक नंबर और जारी दिनांक दोनों चीज इसी कॉलम में आना चाहिए और संलग्न संख्या 1 लिख दी। अब 10वीं का जो प्रमाण पत्र है आपका 2 नंबर पे, उसमें 2 नंबर लिख दिया, यहाँ पे प्रमाण पत्र क्रमांक लिख दिया और डेट लिख दी। ठीक है, फिर बारियों की मार्कशीट लिख दी और बारियों का
जो दिनांक है वो लिख दी 3 नंबर। उसके बाद में सर्टिफिकेट लिखा बारियों का तो 4 नंबर यहाँ पे हो गया 4 नंबर। और यहाँ पे फिर उसके बाद में अंक तालिका, अगर आप बीए बीकॉम नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस लिख सकते हो, ठीक है। उपाधि प्रमाण पत्र बीए बीकॉम की नहीं है तो आपको क्रॉस लिखनी है। उसके बाद में अंक तालिका अधिकतम एमए नहीं है तो आपकी यहाँ पे लिखना, अगर है तो यहाँ पे क्रम वाइज डायरेक्ट लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कोई डिप्लोमा है आपके पास और उधर से 5 नंबर आ गया है, 4 नंबर ऊपर आ गया था, अभी 5 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो डेट है वो लिखनी है, और क्रमांक और नंबर और डेट दोनों चीज़ लिखनी है। जो भी डिप्लोमा है उसमें आपको ये चीज़ें लिखते रहना है। डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे क्रमांक, और जो यहाँ पे मान लीजिए ये आ गया। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे मूल निवास का नंबर आएगा, डेट आ जाएगा नीचे। उसके बाद में 7 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक आ जाएगा, और यहाँ पे डेट आ जाएगी, जाति प्रमाण पत्र जारी होने का दिनांक, और यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है, जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है उसका लिखना है। फिर अन्य प्रमाण पत्र आपके पास है तो यहाँ पे लिख सकते हो। और कोई प्रमाण पत्र आपके पास है जिसका इसमें नाम नहीं है तो यहाँ पे नाम लिख सकते हो। मान लीजिए आय प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र का क्रमांक, संख्या और दिनांक लिखिए। और यहाँ पे जो भी संख्या आ रही है, मान लीजिए 11 नंबर आ रहा है तो 11 नंबर लिख देना, 12 नंबर आ रहा है तो 12 नंबर लिख देना। जो भी आपका क्रमांक आ रहा है वो आसानी से अच्छे से लिख देना, ठीक है। उसके बाद में हस्ताक्षर करने हैं, और यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ये सारी चीज़ पढ़ के आराम से, और पद का नाम और वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे भर सकते हो। कार्यालय टिप्पणी ये आपको नहीं भरना है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्यालय भरेगा, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ आपने भर दी है, और नीचे वाली ये चीज़ें आपको नहीं भरनी है, ना कुछ करना है इसके अंदर, कार्यालय अपने आप करेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए शिक्षा संबंधित, अगर आपने अभी क्या है, देखिए दोस्तों इसमें लिखा है आवेदन के यदि अपेक्षित सेक्शन के अहियता उत्तीर्ण नहीं किया किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसको परीक्षा से सम्मिलित हुआ है या हो रहा है, यानी आवेदन अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हो। मान लीजिए आपने कोई भी डिप्लोमा किया या ग्रेजुएशन की या एमए की, जो भी किया, लेकिन आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपने जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम से पहले एग्जाम दे दिया, यानी परीक्षाएं दे दी उस चीज़ की, यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की जो भी परीक्षा उन्होंने आपने दे दी। मान लीजिए कोई भी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम था, और उससे पहले वेटरनरी का अपने फाइनल साल की या लास्ट ईयर की आपने क्या कर दी, एग्जाम दे दिया, लेकिन आपकी जो परीक्षा है जो गवर्नमेंट परीक्षा करवाती है वो आपके बाद में है। तो इसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने जो एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले मैंने जो सेमेस्टर पे एग्जाम्स है वो कंप्लीट कर दिए है, इसलिए वहाँ पे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके उसकी सील लगवा के ये चीज़ भर के आपको ये प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ठीक है। अदरवाइज कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपको अच्छे से और आराम से भरना है। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के समर्थन अनुरूप थी किंतु समक्ष है। समर्थ अनुरूप थी तो ठीक है, नहीं थी तो यहाँ पे क्रॉस कर देना, ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन के अंतिम तिथि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया तो अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली तो यस कर देना, इसमें टिक लगा देना, इसमें क्रॉस कर देना है, ठीक है। अगर बाद में प्राप्त किया तो इसमें राइट का चिन्ह लगाना है, अदरवाइज इसमें क्रॉस का लगाना है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको लगता है सही वो उसमें कर सकते हो। उसके बाद में यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक उसकी परीक्षा अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा सम्मिलित हो चुका था। अगर आपने ये जो एग्जाम दिया था उस एग्जाम से पहले आपने परीक्षा दे दी है तो अंतिम रूप के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो गया था तो इसमें टिक करना है, अदरवाइज इस पे टिक करके क्रॉस करना है। जो भी एक चीज़ आपका सही होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में तिथि तक उत्तीर्ण था तो ठीक है, अदरवाइज इसमें क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में केवल साक्षात्कार के अंक से चयन की स्थिति में अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण है तो ठीक है, नहीं तो इसमें क्रॉस कर देना, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा पढ़ के धैर्य से पढ़ के आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट है अभ्यर्थी आवेदन प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है या उससे भिन्न है। मान लीजिए पहले आप जनरल में थे, अभी ईडब्ल्यूएस का हो गया तो आपने फॉर्म भरा तब तो ईडब्ल्यूएस काउंट ही नहीं थी, मान लीजिए काउंट नहीं थी तो आपको क्या करना है कि पहले वाली श्रेणी में थे तो उसी श्रेणी में है तो टिक करना है इस पे। अगर मान लीजिए पहले जनरल में थे अभी ईडब्ल्यूएस में आ गए तो इस पे टिक करना है, इस पे क्रॉस करना है, ठीक है। ये चीज़ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर आपके प्रवेश पत्र में जो तिथि है या जो कैटेगरी आपकी है तो इसमें करना है, अदरवाइज इस पे करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे करना है। सेकंड नंबर जो है अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो केवल आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी का या आ चुका है उसके बाद में सम्मिलित हुआ है। आपके पास आरक्षण श्रेणी का यानी ओबीसी SC ST का जो अंतिम श्रेणी या फिर कह सकते हैं अंतिम तिथि से पहले आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो इसमें टिक करिएगा यस का, अदरवाइज इसमें टिक करना है, इसमें क्रॉस करना है, ठीक है।
यदि अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में है तो उसका राजस्थान का मूल निवास है या नहीं है। अगर राजस्थान के मूल निवास है तो इसमें करे, अदरवाइज इसमें करे। ठीक है, जो भी एक चीज सही होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। टीएसपी एरिया के निवासी से संबंधित केवल टीएसपी श्रेणी की भर्ती हेतु लागू है। ठीक है, इसमें ठीक है बात, इसमें क्रॉस कर देना है। आप टीएसपी के हो तो इसमें भरना है, अदरवाइज आपको नहीं भरना है। ठीक है, और नॉन टीएसपी का तो इसको क्रॉस करना ही है। 5 नंबर पर, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, उसके मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में उसका लाभ प्रस्तुत है, हाँ तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस करना है। ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा सा अनुभव प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो यदि परीक्षा में अनुभव संबंधित योग्य निर्धारित है तो अभ्यर्थी उसका अर्जन शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किया जाता है, तो उसका पूर्व में अगर आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो इसमें क्रॉस कर सकते हो, या इसमें क्रॉस करें या उसमें क्रॉस करें, दोनों में से जो चीज़ें हैं आप आराम से अनुभव के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये आपकी खुद की पर्सनली जो इन्फॉर्मेशन होती है तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रहता है कि मैं यहाँ पे पूर्ण नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ये योग्यता नहीं होती, कुछ की होती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने समझाने की यहाँ पे आपको कोशिश की। सेकंड नंबर है अनुभव संबंधित निर्धारित अभ्यर्थी जिसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत किया है या उससे पूर्व किया है। अगर उपरांत किया है तो ठीक है, और पूर्व किया है तो ठीक है, इसमें जो भी आपको लगे उसमें से आपको भर लेना। थर्ड नंबर है अनुभव संबंधित योग्य विज्ञप्ति में निर्धारित योग्य के समर्थ अनुरूप है या किंतु समकक्ष है, तो समर्थ अनुरूप है तो इसमें टिक करे, अन्यथा इसमें टिक करे, जो भी आपको लगे, एक में टिक होगा एक में क्रॉस होगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो 4 नंबर आयु से संबंधित, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि की आयु क्या है। अभी जो निर्धारित तिथि है उसमें आयु आपकी कितनी है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए आपकी जो आयु है वो 31 जनवरी या 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को काउंट करनी है, तो आप अपनी जो आयु है जन्म से लेके 1 जनवरी 2022 को काउंट करके यहाँ पे लिख दोगे। जो भी साल कितने, मान लीजिए 20 साल और 10 महीने 12 दिन आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी आती है। सेकंड जो पॉइंट है वो विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि की आयु सीमा कितनी है, तो अधिकतम आयु सीमा मान लीजिए 18 से 40 साल है कोई भी भर्तियों की, और कईयों की कितनी होती है, कईयों की कितनी होती है, वो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। विज्ञप्ति में जो भी होती है आपकी कैटेगरीज की उसके हिसाब से। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है। मान लीजिए मैं जनरल में मानता हूं तो जनरल होगा, और ओबीसी में मानता हूं तो ओबीसी यहाँ पे लिख देना, एससी है तो एससी में मान लेना, और एसटी है तो एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है क्रम संख्या यहाँ पे लिख सकते हो। ये एससी एसटी ओबीसी जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे छूट, अभ्यर्थी की वर्ग में छूट, जो भी है आपका, जो भी कैटेगरी आपकी आती है यहाँ पे आप यहाँ पे लागू कर सकते हो। अभ्यर्थी की टिक करे, और अगर यहाँ पे लागू होती है तो टिक करना है, अदरवाइज आपको क्रॉस करना है। और प्रत्येक जो पेज है उसके ऊपर आपका सिग्नेचर जरूर करना है, नीचे की तरफ जो भी पेज आता है उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, अन्यथा आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो आवेदन का हस्ताक्षर है उसमें आवेदन के हस्ताक्षर आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हो। ठीक है, नोट वाली चीजें यहाँ पे जो प्रीरीक्षा टिप्पणी है वो भी आप यहाँ पे आवेदन, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक यहाँ पे ये चीजें भरनी है। कार्यालय उपयोग हेतु है तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये चीज आप देख लेना। ठीक है, अभी पैसा हो गया ये जो नाम है पदनाम है। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज ये है अटेंशन फॉर्म है, ये आप लोगों को महत्वपूर्ण तरीके से और सही तरीके से भरना है। ये देखिए पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्म है ये महत्वपूर्ण होता है। पीछे वाले में जो गलती हो गई कोई बात नहीं, उसमें सुधारा भी जा सकता है, लेकिन इसमें सुधारने की गुंजाइश कम होती है। तो ये फॉर्म है, आप आसानी से और सही तरीके से सही डायरेक्शन के साथ आराम से आपको भरना है इस फॉर्म को, ताकि किसी भी प्रकार की गलती का सामना ना करने पड़े। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या भरना है इस फॉर्म के अंदर। देखिए दोस्तों, नेम, आपका नाम भरना है, सरनेम अगर है, आपकी जाति आपकी है तो यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए मेरा नाम है संजय कुमार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजय कुमार, कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये लिख रहा हूँ, कैपिटल में लिखना है आपको, जैसे SANJAY संजय कुमार। ठीक है, संजय कुमार आपको कैपिटल में लिखना है। सरनेम है तो लिख दीजिए, नहीं तो क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, रोल नंबर आपके जो रोल नंबर थे, मान लीजिए 1 2 3 4 जो भी थे आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे रोल नंबर लिख दिए। मेरिट नंबर आपके पास है तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, खाली छोड़ना है, क्रॉस नहीं करना है इसमें। ठीक है, विलेज आपका एड्रेस पूरा लिखना है, डिस्ट्रिक्ट पिन नंबर लिखने हैं, यानी कॉन्टैक्ट जो आपके पिन कोड होते हैं वो लिखने हैं, फिर विलेज का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट पिन आपको फिर से लिखना है, पूरा का पूरा एड्रेस आपको लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर पैलेस ओके, रेजिडेंस एड्रेस वगैरह वगैरह जो भी है आपको सही तरीके से लिखना है। फुल एड्रेस नाम लिखना है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रोफेशनल जो भी है
आपको यहाँ पे लिखना है, सारी की सारी चीज़ें आराम से अच्छे से भरनी है, ठीक है। ये भरने के बाद में फादर्स नेम हो गया इंडियन, यहाँ पे इंडियन हो तो इंडियन भरेगा, मदर्स नेम हो जाएगा इंडियन है तो इंडियन, अगर विदेशी है तो विदेशी जो भी है, हस्बैंड्स का नाम या पति पत्नी का जो भी होगा, वाइफ का नाम है तो वाइफ का नाम, और पति है तो पत्नी का नाम होगा, और जो पत्नी है तो पति का नाम होगा, ठीक है। वो आप चीज़ देख लीजिएगा, जो भी आपके अकॉर्डिंग होता उसमें लिख सकते हैं। हस्बैंड है तो हस्बैंड का एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और पूरी चीज़ें आपको अच्छे से भरनी है, उसका एड्रेस वगैरह वगैरह जो चीज़ भर के और आसानी से। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है, एसेंशियल या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से की, क्या की, इसके बारे में डिटेल देना है। देखिए दोस्तों, एड्रेस आ जाएगा, और कॉलेज कौन से एड्रेस कहाँ से की थी उस कॉलेज का एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद में विलेज आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आ गए, उसके बाद में एड्रेस हो गया पूरा कॉलेज का। उसके बाद डेट आ जाएगी, डेट ऑफ इंटरनिंग, कब आपने स्टार्ट की थी और कब आपने लीव हुए थे, और यहाँ पे जो कितने क्लास से आपने यहाँ पे क्लियर की थी, ये चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में जो भी है सारी की सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में फॉरम जो पीरियड है वो एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय थे, पहले एम्प्लॉय थे तो एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे डाल के, और जो जहाँ से जब से स्टार्ट किया था तब से, यानी ज्वाइनिंग डेट से लास्ट डेट लीव डेट तक आपको यहाँ पे इसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये 12 नंबर पॉइंट होगा, ये भी आप लोग को येस नो में करके आपको बताना है। उसके बाद में सर्टिफाइड करना है, और लोकेशंस टू प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, ये 13 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे करना है आपको, दो गवाह जो आपको जानते हो उनका नाम लिख लिया। मान लीजिए संजय कुमार लिख दिया, राजेश कुमार लिख दिया, पिताजी का नाम लिख दिया, विलेज का नाम लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया। उसके बाद में आपको इसके फ़ोन नंबर जरूर लिखने हैं, फ़ोन नंबर लिखने हैं, और उनको बताना है कि मैंने वहाँ पे आपके नंबर दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी डिपार्टमेंटली या फिर पुलिस वेरिफिकेशन से फ़ोन आता है तो उन कैंडिडेटों के पास फ़ोन आ सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे उसके नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेट लगानी है, जिस डेट को आपने फॉर्म भरा है, ये फॉर्म भर के भेज रहे हो उस डेट लगानी है। यहाँ पे पहले जो भी आपकी तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है जो भी है वहाँ का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है, जो भी सिग्नेचर आप जैसे भी करते हो वो सिग्नेचर करनी है, डेट लगानी है, ठीक है। सर्टिफाइड लगाना है, सर्टिफिकेट बी गिवन बाय गेजेटेड ऑफिसर, यानी ये चीज़ें हैं, ये आप लोग को अपना नाम वगैरह वगैरह लिखिए, और जो भी आपके आसपास गेजेटेड ऑफिसर है उनसे आपको सील लगवानी है। यहाँ पे सील लग जाएगी, यहाँ पे इस साइड में सील लग जाएगा, और यहाँ पे आप उनका अपना एड्रेस, सारी चीज़ें आपको बता देगा कि ये मेरी पोस्ट है, ये है, वो चीज़ें अपने आप हो जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्म था जो अधीनस्थ चयन कर्मचारी बोर्ड की जितनी भी एग्जाम्स आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, कि काफ़ी सारे कैंडिडेटों के ये मैसेज आते हैं कि हमें जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल करने का तरीका बताइए, कैसे भरना है, किस प्रकार से गलतियों से बचा जा सकता है। ये तमाम बातें मैंने यहाँ पे बता दी है। तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी भी प्रकार की अपडेट आपको सभी को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।